पुरानी क्लासेस में बच्चों हमने पहला चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी का ख़त्म करा था। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर नेशनल इनकम। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश करा करें टाइम से रहें। तो हम अपना चैप्टर आज शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला चैप्टर नेशनल इनकम, बहुत इम्पोर्टेंट। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट। थ्योरी के कंसेप्ट बहुत ध्यान से लगातार कुछ क्लासेस तक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आपके प्रैक्टिकल फार्मूले तैयार हो पाएंगे। तो क्लासेस मिस ना करें, पूरी क्लास अटेंड करें। क्लास के बाद नोट्स ज़रूर बनाएं और क्लासरूम में रफ रजिस्टर रख के बैठे मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं तो लिखने की कोशिश करें। तो हम शुरू करते हैं नेशनल इनकम। बच्चों, नेशनल इनकम में हमारा पहला शब्द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ध्यान से सुने, याद करें साथ साथ। नेशनल इनकम का मीनिंग monetary value of final goods and services in an accounting year by the normal resident of country। साथ साथ रिपीट करेंगे, मैं इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। चैप्टर का नाम नेशनल इनकम। तो मीनिंग याद कर रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। इसमें हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला शब्द है मॉनेटरी वैल्यू। ये मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है? बच्चों, आने वाली क्लासेस में हमारे पास मनी का चैप्टर आएगा। मैंने पुराने चैप्टर में भी मनी का मीनिंग डिस्कस करा था, उसको एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। बहुत सारे बच्चे याद कर चुके हैं मनी का मतलब क्या। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जर्नली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रीपेमेंट ऑफ डेप्थ। फिर बोलता हूं, रिवाइज करें, याद करें। मनी का मतलब, मनी इज एनीथिंग। वक्त के साथ साथ पैसा बदला है। किसी जमाने में सोने के सिक्के, फिर चांदी के सिक्के, और फिर बदलते बदलते पेपर करेंसी, और पेपर करेंसी के बाद अब प्लास्टिक करेंसी। तो हर वो चीज़ जिसे सोसाइटी एज ए मनी एक्सेप्ट करती है, मनी बोले तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेप्थ। वास्तव में ये मॉनेटरी वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए चर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स की बात करते हैं, गुड्स जिसकी फिजिकल शेप होती है, सर्विसेज जिसकी फिजिकल शेप नहीं होती, इनटेंजिबल। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, गुड्स लीटर मीटर किलोग्राम में होती है। कोई वस्तु लीटर में नापी जाती है, कोई किलोग्राम में, और कोई वस्तु मीटर में नापी जाती है। और लीटर मीटर किलोग्राम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसके चलते उन सभी वस्तुओं को जो लीटर मीटर किलोग्राम में नापी जाती है, पैसे में कन्वर्ट किया जा रहा है। पैसा बोले तो मनी, और मनी का कैलकुलेशन हो सकता है। तो बात क्या चल रही थी, मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू में मनी को याद करा। मनी इज एनीथिंग विच इज जर्नली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रीपेमेंट ऑफ डेप्थ। ये मनी वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमें पहले समझना है एक एक नंबर के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज हम याद कर चुके हैं। गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल। जिसकी फिजिकल शेप गुड्स, जिसकी शेप नहीं होती सर्विसेज। अब हमें याद करना है ये गुड्स एंड सर्विसेज दो प्रकार की पाई जाती है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये गुड्स एंड सर्विसेज दो प्रकार की, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं।
नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आती। तो किन वस्तुओं को हम फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं कहते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are utilized by the consumer for the purpose of final consumption or investment for a period of more than 1 year। फिर एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ये फाइनल गुड का मैंने शॉर्टकट में टेबल बनाया है। वो सभी वस्तुएं जिसका उपयोग या तो कंजम्पशन के लिए किया जाए या इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाए, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? जिनका यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन के लिए किया जाए, या बहुत सारे ट्रेडर्स कुछ नहीं बनाते, बस खरीदते हैं और बेच देते हैं, खरीदते हैं और बेच देते हैं, रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो इनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। एंड इंटरमीडिएट गुड्स नेवर बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैं अभी सिर्फ पहले शब्द की ही चर्चा कर रहा हूं, ये चार्ट बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ नेशनल इनकम की मीनिंग में हम समझना चाह रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जिसकी फिजिकल शेप, सर्विसेज जिसकी फिजिकल शेप नहीं होती है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज दो प्रकार की पाई जाती है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स आती हैं। कौन सी फाइनल गुड्स? जिसे कंज्यूमर यूज कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो कौन सी गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आती? इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सी गुड्स होती हैं? यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल कंजम्पशन और रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। किसी भी वस्तु को देखकर कहना मुश्किल कि वो फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन उस वस्तु के उपयोग को देखकर हम बता सकते हैं कि वो फाइनल गुड्स होगी या इंटरमीडिएट गुड्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। साइकिल आप एज ए कंज्यूमर, या साइकिल टायर आप एज ए कंज्यूमर खरीद के लाए फॉर रिपेयरिंग द साइकिल। आपने एज ए कंज्यूमर साइकिल टायर लिया साइकिल की रिपेयर कराने के लिए, तो ये फाइनल गुड्स है। यही साइकिल टायर परचेज बाय मैन्युफैक्चरर फॉर प्रोड्यूसिंग साइकिल, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। इन दोनों में ही टायर खरीदा जा रहा है, लेकिन हमें देखना है ये टायर कौन खरीद रहा है, किस पर्पज के लिए खरीद रहा है। अगर ये टायर कंज्यूमर खरीद रहा है फॉर द रिपेयर ऑफ साइकिल, ये फाइनल गुड्स एंड इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन यही साइकिल टायर साइकिल निर्माण कंपनी द्वारा खरीदा जा रहा है साइकिल के निर्माण के लिए, तो इसका उपयोग प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है और ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। और ये जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, कुछ लीटर में है, कुछ मीटर में है, कुछ किलोग्राम में है, और चूंकि उनकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो वो लीटर मीटर किलोग्राम में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको किस में निकाला जा रहा है? मनी में। और आगे चलते हैं। इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये सारा कैलकुलेशन एक साल का निकाला जाता है। साल आपने पढ़े हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, दूसरा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च। तो हमारी कैलकुलेशन एज ए स्टडी, हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स और हमारी कंट्री का नेशनल इनकम सभी किसी पर बेस्ड होते हैं? अकाउंटिंग ईयर पर, अप्रैल से मार्च। ये मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक दिन की नहीं निकालनी, एक महीने की नहीं निकालनी, पूरे साल की निकालनी है। और साल भी कौन सा? अकाउंटिंग ईयर, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो एक साल की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो लीटर मीटर किलोग्राम में है कि मनी वैल्यू निकाल ली, लेकिन किसकी? अगला इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री।
कौन होता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आदमी किस देश में रहता है ये इमैटीरियल है, हमें यहां ध्यान रखना है उस आदमी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री में लाई करता है। रहता कहां है ये चिंता की बात नहीं है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में लाई करेगा वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री माना जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, टेक्निकल टर्म है। सिटीजनशिप आप सबको मालूम है, ये सिविक्स का टॉपिक है, एसएसटी का टॉपिक है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक्स की टेक्निकल टर्म है। एक आदमी कहां रह रहा है ये इमैटीरियल है फिजिकली, वो पैसा कमाकर किस देश में जाके खर्च करेगा उसका असली मोटिव क्या है। जिस देश के लिए वो पैसा कमा रहा है वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री कहलाएगा और उस व्यक्ति की कमाई उस देश की नेशनल इनकम में काउंट होगी। एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, लैंग्वेज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री की बात में डिस्कस करेंगे। एक नेपाली नेपाल से हिंदुस्तान में आया, पिछले कई सालों से वो हिंदुस्तान में रह रहा है और उसका पर्पस है कि वो यहाँ पर जॉब करता है, पैसा कमाता है और अपनी जेब खर्ची को रखकर बाकी पैसे नेपाल में भेज देता है अपने परिवार वालों के लिए, ताकि वो वहाँ पर गुजर बसर कर सकें। उसको रहते हुए हिंदुस्तान में 5 साल से ज्यादा हो गए, यानी हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मिल चुकी है अकॉर्डिंग टू एसएसटी। लेकिन वो पैसा कमा किस लिए रहा है? नेपाल के लिए, नेपाल में उसके घर वालों के लिए हर महीने कमाता है और उसका एक हिस्सा घर वालों के लिए नेपाल में भेज रहा है। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हुआ? नेपाल। तो उस व्यक्ति को माना जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ नेपाल और उसकी कमाई नेपाल की नेशनल इनकम में काउंट होगी। जबकि रह कहाँ रहा है? इंडिया में। कमा कहाँ रहा है? इंडिया में। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के बाहर कई सालों से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की सिटीजनशिप मिल चुकी है, लेकिन उनके परिवार हिंदुस्तान में है, वो वहाँ कमा रहे हैं और अपने खर्चों को निकालने के बाद बाकी पैसा हिंदुस्तान में घर वालों के लिए भेज देते हैं हर साल, हर महीने। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो लाखों लोगों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रह रहे हैं बाहर लेकिन हिंदुस्तान में पैसा भेज रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है, तो उन सब लोगों को नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे और उनकी कमाई हिंदुस्तान की नेशनल इनकम में काउंट होगी, जबकि वो फिजिकली यहां पर कई सालों से है ही नहीं, हिंदुस्तान में कमा भी नहीं रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री बोले तो refers to the person who ordinarily reside in a country in which economic interests lie for a minimum period of 1 year. Normal resident of a country refers to the person who ordinarily reside in a country in which economic interests lie for a minimum period of 1 year. हम मान लेते हैं वो व्यक्ति वहां रहता हुआ माना जाएगा, रह नहीं रहा, जहां उसका आर्थिक हित है, जहां उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी जहां उसका मॉनिटरी बेस है, वो किस देश के लिए पैसा कमा रहा है, कहां वो कमा कमा के पैसे भेजेगा, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री से बिलोंग करता है वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, चाहे वो फिजिकली वहां हो या ना हो। और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक दिन, एक महीना नहीं देखना, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट कम से कम 1 साल का होना चाहिए। आप 1 महीने के लिए किसी कंट्री में घूमने जाओ, वहां जॉब करने लग जाओ, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस 1 महीने के लिए चेक नहीं किया जा सकता। कम से कम 1 साल का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करना चाहिए, उससे कम नहीं, तभी हम कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री।
तो पूरी दुनिया में रहने वाले वो सभी लोग जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिंदुस्तान है, वो एक साल में अप्रैल से मार्च के बीच में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, फाइनल बोला है मैंने, नॉट इंटरमीडिएट, की मनी वैल्यू हमारे देश की नेशनल इनकम, ये हमारा मीनिंग है, याद करें इसे। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नेशनल इनकम क्या है? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। भैया कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम से रहें, क्लास को डिस्टर्ब ना करें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं। निवेदिता, आप बाद में व्हाट्सएप पर मेरे से बात भी करना। तो फिर मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ चलाएं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। याद हो गया होगा सबको, डिटेल डिस्कशन करा है, इसके छोटे छोटे टर्म्स इंडिविजुअली एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री एग्जाम्पल लेके टिक करा सकता है, मीनिंग टिक करा सकता है, हम आगे इसको दोबारा पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ईयर समझा दिया। खाली गुड्स एंड सर्विसेज, अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, पूरी लाइन याद कर लेते हैं, लिख देते हैं, बस एक ही शब्द गायब हो जाता है, फाइनल। बच्चों फाइनल नहीं लिखा, स्टेटमेंट जीरो हो जाएगी। खाली गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू नहीं आती, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू आती है, यानी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा। ये पेपर का कंफर्म क्वेश्चन है, जिसको वो मीनिंग वाइज या एग्जाम्पल वाइज या एमसीक्यू में या डिफरेंस में कंपलसरी आपसे लेगा। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद अलग से करने वाले हैं, और मनी वैल्यू समझा चुका हूं। तो फाइनली चैप्टर का बेस मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम हमारा याद होता है, मन में रिवाइज करें और टॉपिक को आगे चलाते हैं। तो नेशनल इनकम क्या? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। आगे चलते हैं बच्चों, ये एक चार्ट बनाया सामने, इसमें दो मेजर टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अभी नैरो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा, अब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। एक एक नंबर के लिए मीनिंग याद होने चाहिए दोनों के, एक एक नंबर के लिए दोनों के दो दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। और इनडायरेक्टली एग्जामिनर क्या करता है, ऑड मैन आउट 4 एमसीक्यू के ऑप्शन बनाएगा और पूछेगा कौन सा फाइनल गुड्स है या कौन सा फाइनल गुड्स नहीं है। ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड्स में पूछेगा। या फाइनली इस क्वेश्चन को आने का एक और तरीका, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स फॉर 3 to 4 मार्क्स। 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट, 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट की चर्चा करते हैं। फाइनल गुड्स मैंने शॉर्टकट में बता दिया, ऐसी वस्तुएं जो कंज्यूमर यूज करे कंजम्पशन के लिए, या इन्वेस्टमेंट बच्चों कोई भी कर सकता है, कंज्यूमर भी प्रोड्यूसर भी। आपने एज ए फाइनल कंज्यूमर अपने लिए मकान खरीदा, कई साल की छुट्टी, इट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल चेंज, आपने एज ए बिजनेसमैन अपनी दुकान खरीदी जिसमें 10-20 साल बैठ के आप दुकान करेंगे, ये भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और दोनों की दोनों फाइनल गुड्स है। एग्जाम्पल्स को वो ज्यादा लेता है तो उसकी तैयारी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में कभी नहीं आते। कौन सी होती है वस्तुएं जिसे प्रोड्यूसर यूज कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। और ट्रेडर्स कुछ बनाते नहीं है, 4 का लिया 6 में बेच दिया, 6 का लिया 8 में बेच दिया, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। ये भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने कहा था किसी भी वस्तु को देखकर कहना मुश्किल कि वो इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स।
फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट है एप्पल खरीदे, ये एप्पल खरीदे, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इसको देखकर नहीं बताया जा सकता कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स, यानी ये नेशनल इनकम में आएगी या नहीं आएगी। स्टेटमेंट को और डिटेल में बोलते हैं। अगर ये एप्पल आप एज ए कंज्यूमर खरीद के ला रहे हैं तो पर्पस फाइनल हो गया, कंजम्पशन के लिए ये हो गई फाइनल गुड्स और नेशनल इनकम में आएगी। लेकिन यही एप्पल सब्जी बेचने वाला, फ्रूट्स बेचने वाला खरीद के लेके जा रहा है तो ये डिक्लेयर हो गया इसका पर्पस रीसेल है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है और ये नेशनल इनकम में काउंट होने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छे से समझ लो, यूज के बेसिस पर पता चलता है, क्या उपयोग कर रहे हैं उसके बेसिस पे पता चल रहा है कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको वो इनडायरेक्टली बढ़िया तरीके से पूछेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पेन खरीदा, ये इनकम्प्लीट है। इस पेन का यूज मैं क्लासरूम में टीचिंग पर्पस के लिए कर रहा हूं, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और उसी पेन का उपयोग आपके द्वारा घर में नोट्स बनाने के लिए किया जा रहा है, तो ये फाइनल गुड्स हो गया बच्चों। तो किसी भी वस्तु के उपयोग को देखकर कहा जा सकता है कि वो फाइनल गुड्स होगी या इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स है तो नेशनल इनकम में आएगा और इंटरमीडिएट गुड्स है तो नहीं आएगा। थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्टेटमेंट को मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग याद करने से पहले। तो बच्चों, ये कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं। ये जो फाइनल गुड्स का पहला पार्ट है, आप किसी वस्तु को खरीद के लाए एज ए कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, यही है कंजम्पशन गुड्स। डिटेल में चर्चा हो रही है। आप एज ए कंज्यूमर कोई वस्तु कंजम्पशन के लिए खरीद के लाए, यही है कंजम्पशन गुड्स। और ये कंजम्पशन गुड्स फर्दर डिटेल चल रही है, 3 प्रकार की पाई जाती है। ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल भी लिखे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोले तो पेरिशेबल गुड्स, खराब होने वाली वस्तुएं, एकल उपयोग वस्तुएं, एक बार उपयोग करो और खत्म। जैसे फूड आपने खरीदा, खा लिया, फिनिश, पेरिशेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसमें अजम्पशन होती है कि उसकी लाइफ विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर खत्म हो जाएगी। अजम्पशन होती है, हो सकता है कोई ज्यादा चला ले। जैसे आपके कपड़े, फिर सुनना, खाली कपड़े इनकम्प्लीट है, कपड़े दुकानदार बेचेगा, रीसेल, इंटरमीडिएट गुड्स। कपड़े आप खरीद के ले आए तो ये फाइनल गुड्स हो गया। और ऐसा मान लिया जाता है लाइफ विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, सेमी ड्यूरेबल। और जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा और कंज्यूमर यूज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन, जैसे टीवी, कंप्यूटर, ड्यूरेबल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में वो वस्तुएं जो कंज्यूमर खरीद रहा है कंजम्पशन के लिए को कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। विद एग्जांपल बताया। दूसरा हिस्सा करते हैं, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं बच्चों। फाइनल गुड्स का वो हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट है, याद रखना, इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर भी कर रहा है और प्रोड्यूसर भी कर रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट है जो प्रोड्यूसर के द्वारा की जा रही है, जैसे दुकान का खरीदना, फर्नीचर का खरीदना, मशीन का खरीदना, एक बार खरीद ली, कई साल की छुट्टी, ये कहलाती है कैपिटल गुड्स। लेकिन ये नेशनल इनकम में आ रही है। इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। याद रखना, रीसेल में फर्क है। जो वस्तु आपने दुकान पे बेचने के लिए खरीदी है वो इसलिए नहीं खरीदी कि कई सालों बाद बेचेंगे।
दुकान खरीदी है जिसमें बैठ के माल बेचेंगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। मशीनें खरीदी हैं, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो आप अकाउंट्स वालों को तो मालूम है, स्टॉक इन ट्रेड वो रीसेल होता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो अब हमने इसको मार्किंग स्कीम में याद करना है। फाइनल गुड्स 1 नंबर के लिए याद करते हैं विद एग्जाम्पल। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर for the purpose of consumption or investment for a period of more than 1 year. For example, biscuit, salt, dresses, etc. for the final consumption. तो मेरे साथ साथ याद करें मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स विद 2 example. So final goods are those goods which are utilized by the consumer for the purpose of final consumption or investment for a period of more than 1 year. For example, biscuits, salt, dresses, etc. अगले शब्द पर चलते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स। Intermediate goods are those goods which are utilized by the producer for the purpose of further production or resale during the सेम ईयर। जो वस्तुएं खरीद के लाते हो इसीलिए कि जल्दी से जल्दी बिक जाए, वो अलग बात है, उस साल ना बिके, बट पर्पस यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर मिल, शुगर, साल्ट, फ्यूल एक्सेट्रा यूज बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर याद करते हैं, intermediate goods are those goods which are utilized by the producer for the purpose of further production or resale during the same year. और फिर 2 एग्जाम्पल। चर्चा को आगे चलाते हैं। एक एक नंबर के लिए हमने याद कर दिया फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। वो पूछ सकता है फाइनल गुड्स के 2 एग्जाम्पल 1 नंबर के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स के 2 एग्जाम्पल। और इसी क्वेश्चन का अगला फॉर्मेशन तभी होगा जब हम प्रोडक्शन बाउंड्री को सीख लें। तो प्रोडक्शन बाउंड्री एनालिटिकल हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल के क्वेश्चन जब हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैक्रो के अंदर हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल है, बट इंडियन इकोनॉमी में वहां कुछ ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आते हैं, एक बार चीजें समझ में आ गई तो उसको वो घुमा फिरा कर नहीं पूछ सकता, बट यहां पर है, तो वो हम हर चैप्टर के एंड में डिस्कशन करेंगे। तो इस पर बेस्ड हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल के क्वेश्चन रहते हैं। सीधा सीधा मीनिंग पूछे प्रोडक्शन बाउंड्री का, इस पे डाउट है, बट इसको लेकर वो क्वेश्चन में यूज करा ले, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रोडक्शन बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन हमारी अर्थ पर, हमारी इंडिया में खिंची हुई नहीं है। एक इमेजिनरी लाइन है जिसकी कल्पना सारे इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं। जितनी भी वस्तुएं इस लाइन के अंदर हैं, उन सब को, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया जितनी भी वस्तुएं एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रही है या फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल यूज हो रही है, उसको क्या लिखा, इंटरमीडिएट गुड्स। और जितनी भी वस्तुएं इसके बाहर है, क्यों, क्योंकि या तो वो इन्वेस्टमेंट हुई है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, या उसको कंज्यूमर ने खरीद लिया फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, उसे कहा गया फाइनल गुड्स। एक्चुअली में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी गई है
इकोनॉमिस्टों ने बाहर सारे कंज्यूमर्स को बिठा दिया है इस लाइन के, और किसको बिठा दिया है? इन्वेस्टर्स को, जिसने इन्वेस्टमेंट करी है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिसमें दुकानदार भी शामिल है, यानी सारी फाइनल गुड्स बाहर। और वो सारी गुड्स जिसको आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो एज ए रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल या एज ए ट्रेडर यूज कर रहे हो, खरीदो बेचो खरीदो बेचो और कमाओ, यानी इंटरमीडिएट गुड्स। यानी ये इमेजनरी लाइन जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को डिस्टिंग्विश करती है उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन बाउंड्री। याद करें मीनिंग बच्चों प्रोडक्शन बाउंड्री का। तो प्रोडक्शन बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन which create that distinction between final goods and intermediate goods. तो क्या हुआ प्रोडक्शन बाउंड्री? प्रोडक्शन बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन which create the distinction between फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चों इसको उल्टा सीधा नहीं लिख सकते, बाहर वाली वस्तु हमेशा फाइनल ही होगी, कभी उल्टा लिख दो बाहर इंटरमीडिएट बना दो। कहने का मतलब है ऑल द गुड्स आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री ऑलवेज ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स एंड ऑल द गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। इसकी चर्चा हम चैप्टर के एंड में हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल में जरूर करेंगे। तो हमने जितना अब तक करा उसको लेकर एक टेस्ट देना चाह रहे हैं। चार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबको पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से करना, सही हो। और ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समय स्टार्ट होता है। थ्री स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर चुके हैं, बाकी भी स्पीड बढ़ाएं। 3-4 बच्चों ने 1 मिनट से कम समय में अटेम्प्ट करा है, बढ़िया स्पीड है। सेवेंटी % बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं।
90% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, जल्दी से करें। सिर्फ 5 स्टूडेंट बचे हैं, 4 स्टूडेंट बचे हैं। लेकिन बच्चे गलत कर रहे हैं बहुत सारे। एक स्टूडेंट बचा है, जल्दी से अटेम्प्ट करें। ओनली वन। एक बच्चा बचा है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। गुड, सबका हो गया। तो पहले क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। उससे पहले अनाउंसमेंट। बहुत सारे बच्चों की फीस सबमिट नहीं हुई है, मैं नाम बोल रहा हूं। कोशिश करें नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट हो। और जिनकी फीस स्लिप की रिसिप्ट मेरे पास नहीं आएगी, उनको नेक्स्ट क्लास में लिंक नहीं भेजा जाएगा। राधिका वर्मा, अंशिका, कशिश, सुशांत गुप्ता, कार्तिक खत्री, अजय कुमार, उमंग, प्रियांशी खंडेलवाल, वंशिका, रिया, क्रिश, यश खंडेलवाल, रौनक खंडेलवाल, आदित्य देव, चैतन्य देव, ट्विंकल मल्होत्रा, हर्ष रचोया, जय सोनी, जतिन बकोलिया, हिमांशी, निवेदिता, अनिकेत गर्ग, आसिफ, नितिन, आयात, सिमरन अरोड़ा, शशांक, सान्या एम, यशस्वी, कुलदीप, हर्ष, पीयूष। तो ये बच्चे फीस सबमिट करा के रिसिप्ट जरूर भेजना, ताकि उसकी अकाउंटिंग हो जाए। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं, फिर टॉपिक चलेगा। तो हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द फार्मर। बच्चों बहुत ध्यान से करा करें, टेक्निकल सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों का सब ए बी सी डी चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर रखी हैं आप लोगों ने, सिर्फ एक ही ऑप्शन होनी चाहिए। अभी मैंने बताया, एक बार मीनिंग को दोबारा याद करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ, मन में रिपीट करें, इंटरमीडिएट गुड्स यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन एज ए रॉ मटेरियल और रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। प्रोड्यूसर किसी भी वस्तु का उपयोग करे, जैसे कच्चा माल उत्पादन प्रक्रिया में या पुनः बिक्री के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। और वो कह रहा है बताओ कौन सी वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है यानी फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स क्या होती है वो मन में याद करो। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो हमें बताना है कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है। तो सीड फार्मर यूज करता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये इंटरमीडिएट हो गया। मैन्योर फर्टिलाइजर्स को यूज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। पेस्टिसाइड का यूज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ट्रैक्टर एक बार खरीद लिया, कई सालों की छुट्टी, इट इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ट्रैक्टर क्या है? काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स यानी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। यही है आंसर। बहुत ध्यान से सुने, याद करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या गुड? अभी बताया था, दोज गुड्स यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। अब की बार वो पूछ रहा है बताओ कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है, तो एक आंसर इन चारों में से इंटरमीडिएट, बाकी तीन हैं फाइनल गुड्स। तो उसके लिए मन में फाइनल गुड्स भी क्लियर होना चाहिए। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जिसे कंज्यूमर यूज कर रहा है कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट की जा रही है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो पढ़ते हैं, परचेज ऑफ इक्विपमेंट लाइक मशीनरी फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री। तो मशीन खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, इन्वेस्टमेंट यानी फाइनल गुड्स। कार परचेज बाय हाउस होल्ड, इट इज अगेन इन्वेस्टमेंट, फाइनल गुड्स। परचेज ऑफ फर्नीचर बाय ए फर्म, अगेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। एक बार फर्नीचर खरीद लिया दुकानदार ने, कई साल की छुट्टी, उसमें बैठ के माल बेचेगा सालों साल। परचेज ऑफ फूड ग्रेन बाय द होटल, तो ये है रॉ मटेरियल यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, यही है इंटरमीडिएट गुड्स। आपका आंसर ध्यान से करें, सही करें, साथ साथ याद करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनल प्रोडक्ट? फिर बार बार हम क्वेश्चनों के नाम से शब्दों को याद कर रहे हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल कंजम्पशन और रीसेल और इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले दोनों क्लियर होने चाहिए, फाइनल के साथ साथ इंटरमीडिएट भी। इंटरमीडिएट क्या होता है? यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, और रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। सॉरी। तो पढ़ते हैं ऑप्शन, फाइनल गुड्स कौन सी? मिल्क परचेज बाय हाउसवाइफ। तो भैया पहला ही आंसर टिक हो गया है, आगे जाने का काम ही नहीं है। आप एज ए कंज्यूमर मिल्क खरीद रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल कंजम्पशन, फाइनल गुड्स है। बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं बाकी ऑप्शन। मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल, तो भैया अगर मिल्क खरीद कर चाय बना के बेचनी है तो मिल्क का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है? एज ए रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स। फीस पेड टू लॉयर बाय ए फर्म, बच्चों फर्म लॉयर को जो भी फीस देगा, अकाउंट्स वाले हो ज्यादा जल्दी समझ जाओगे, शुड बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितने भी बिजली के बिल दुकानदार, पानी के बिल, वर्कर की सैलरी, लॉयर की फीस जितनी भी देता है वो सारी फाइनल गुड्स में जोड़ेगा। और वो फाइनल गुड फिर 10 रुपए की तैयार हुई तो बाजार में उसे बेचेगा 10 रुपए में, और वो नेशनल इनकम अकाउंट होगी। तो फर्म पे कर रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, नॉट फॉर द फाइनल कंजम्पशन। तो ये क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स। अगले ऑप्शन में था एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय ए फर्म, तो भैया वही दोबारा चल रहा है। तो फर्म कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा कर रही है तो ये किस लिए हो रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, बोले तो इंटरमीडिएट गुड्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनल गुड्स? अब की बार बताना है कौन सा फाइनल गुड्स नहीं है, यानी इंटरमीडिएट गुड है। मशीन परचेज बाय डीलर, रिवर्स शुरू करते हैं बच्चों। टिकट फॉर ट्रेन जर्नी बाय एन इंडिविजुअल, आप एज इंडिविजुअल और कंज्यूमर टिकट खरीद के ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन। क्या ये है? क्या हुआ ये? फाइनल गुड्स। हमें ढूंढना इंटरमीडिएट। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, भैया फर्नीचर एक बार खरीद लिया, कई साल की छुट्टी, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, क्या हुआ? फाइनल गुड्स। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस इज अगेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? फाइनल गुड्स। कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं आप लोग। पहला वाला ऑप्शन ध्यान से सुनना, ध्यान से। मशीन परचेज्ड बाय डीलर ऑफ मशीन, मशीनों की दुकान है आपकी, शोरूम है मशीनों का, और उसमें हम मशीन खरीद रहे हैं, तो ये मशीन फिक्स असेट्स नहीं है, ये मशीन इन्वेस्टमेंट नहीं है। मशीनों की दुकान पे हम मशीन इसलिए खरीद रहे हैं ताकि जल्दी से लाके इसे बेच दें। ये मशीन आपकी स्टॉक इन ट्रेड, यानी मशीन खरीद रहे हैं बेचने के लिए अपने शोरूम में, तो ये क्या हो गया? रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। और यही आंसर है। जितना कराया सुनना चाहूंगा। तो हिना का नंबर है, हिना नेशनल इनकम का मीनिंग फास्ट। कोशिश करें, हिना नेशनल इनकम का मीनिंग एक लाइन। हाँ बोलो हिना, हाँ बोलो। पढ़ के बोल रहे हो बिल्कुल अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, गुड गुड। देखो कोशिश, हाँ कोशिश करना बहुत बढ़िया बात है, तो नो प्रॉब्लम। भाविका जैन का नंबर है नेशनल इनकम का मीनिंग। भाविका, भैया मुझे लगता है आप लोग घरों में है ना, तो सो गए क्या? अनिकेत गर्ग, अनिकेत गर्ग, बोलो बच्चे। हाँ गुड इवनिंग भाई, बोलो। नहीं नहीं भाई, नॉर्मल शब्दों को सही उपयोग करो। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, वंस अगेन फास्ट। अनिकेत बोलो। बहुत बढ़िया अनिकेत, आपको व्हाट्सएप पर अपना नाम और क्लास लिखकर मैसेज भेजना है आज ही, ठीक है जी। अंशिका का नंबर है नेशनल इनकम। बहुत बढ़िया ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार नेशनल इनकम। ध्रुव कुमार, प्रणव सोनी बोलेगा, प्रणव सोनी नेशनल इनकम। हाँ बोलो बच्चे। बहुत बढ़िया अजय कुमार बोलेगा नेशनल इनकम। अजय कुमार, अजय कुमार, अजय बोलो, जोर से बोलो। हाँ लाउडली बोलो।
अजय, अच्छा अजय, आपका हिंदी मीडियम तो नहीं है ना? ठीक है, अच्छे से कोशिश करना। कोई कंफ्यूजन हो आपको तो मैं हिंदी में भी बता सकता हूँ। तो कहीं हिंदी में, हाँ ठीक है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो हम उसका एक्सप्लेनेशन अलग से भी कर सकते हैं। चैतन्य देव, चैतन्य देव नेशनल इनकम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोशिश। प्रशांत अग्रवाल फाइनल गुड्स बताएगा। प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत। उमंग बोलेगा। उमंग। उमंग उम, उमंग बोल उमंग बोलो। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स। स्वयं बजाज। स्वयं बजाज। फॉर द फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिमरन से पूछ रहा हूँ, नेशनल इनकम कोशिश करोगे सिमरन? कोशिश करोगे? बाय द नॉर्मल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिमरन। बहुत अच्छी कोशिश है, ऐसी ही कोशिश करो। बोर्ड में बढ़िया नंबर आएंगे आपके। तो बच्चों, समय की लिमिटेशन, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। फीस जिन बच्चों की पेंडिंग है वो सबमिट कराएं और उसकी रिसिप्ट मेरे पास ज़रूर भेज दें। अगली क्लास में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ट्यूसडे को क्लासेस मिस ना करें। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम फार्मूलों पर जा पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।